नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज, वर्मा टावर, नरौली, तनिष्क के शोरूम के नीचे आजमगढ़, जिसके प्रोपराइटर हैं अशोक कुमार वर्मा और मोबाइल नंबर है 94 15 20 77 28। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अवैध तमंचा व कारतूस के साथ 25,000 के नामिया व हिस्ट्री शूटर सलीम नट को मुबारकपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना 27 मार्च 2023 को है, जब वादी मुकदमा उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव की बरामदगी के आधार पर सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम मोइनाबाद में एक पिकअप पर गोवंश पशुओं को लाद कर वध करने हेतु ले जा रहे हैं। इस सूचना पर उप निरीक्षक सुरेश सिंह यादव मैं हमरा पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और गोवंश पिकअप वाहन के साथ अभियुक्त सुरेंद्र यादव पुत्र राम सिंह यादव निवासी ग्राम मोइनाबाद थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ को गिरफ्तार किया गया। मंत्री माननीय मोदी जी के ऐतिहासिक 9 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण सुशासन के रूप में इसको 1 जून से लेकर लगातार 30 जून तक मना रही है। इस अभियान के अंतर्गत 22 तारीख को 9 बजे करतारपुर बाईपास पर जली गोबर के पीछे एक विशाल रैली का आयोजन भारतीय जनता पार्टी ने किया है, जिसमें 25,000 हमारे कार्यकर्ताओं के बल पर साधन, छोटी पहिया, बड़ी पहिया, मोटरसाइकिल, बस के माध्यम से 25,000 कार्यकर्ता उस रैली स्थल पर लाना है। उसके लिए आज यहाँ पर रणनीति बनी है। हमारे समन्वयक हैं गोविंदराज जी, हमारे रैली के प्रभारी हैं अखिलेश तिवारी जी, हमारे संयोजक हैं अखिलेश मिश्रा जी, सभी लोगों ने मिलकर के आज यहाँ एक योजना बनाया है। कहाँ से गाड़ी लगेगी, कहाँ से बस लगेगी, कहाँ से रैली सफल होगी, इस प्रकार से सारी रचना योजना के साथ साथ तैयारी बैठक हुई है और सभी के एक कार्यकर्ताओं को एक मंडल में, एक बूथ पर, एक शक्ति केंद्र पर लगाया गया है। वहाँ से जो है सब कार्यकर्ता लेकर के बस में भर के यहाँ आएंगे और ऐतिहासिक रैली होगी। उसमें हमारे गरीब कल्याण सुशासन के कौन कौन से काम, ऐतिहासिक काम मोदी जी ने किया है, हमारे ब्रजेश पाठक जी मुखदित उसको जनता के सामने रखेंगे, हमारे नेतागण रखेंगे और बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही सफल रैली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे। आज कार्यालय बैठक की क्या उद्देश्य? आज पार्टी कार्यालय पर बैठने का उद्देश्य था कि अपने कार्यकर्ताओं को प्रमुख जिम्मेदारी देना था। उस रैली के लिए जिन लोगों को जो काम दिया गया था उन काम को बताया गया और उनका आह्वान किया गया कि अपने अपने क्षेत्रों से, अपने अपने मंडल से अधिक कार्यकर्ताओं को लेकर के उस रैली को ऐतिहासिक बनाना है। कब से ये चलेगी? 22 तारीख को रैली है और आज आपका 20 तारीख हो ही गया है। कहाँ से लोग रहते हैं? पूरे लोकसभा की ये रैली है। आजमगढ़ लोकसभा में जितनी विधानसभाएं हैं, जितने मंडल हैं, उन विधानसभाओं से, उन मंडलों से लोग आएंगे और ऐतिहासिक रैली होगी। आज हम आपको नीट में चयनित हुए एक ऐसे भविष्य के डॉक्टर की कहानी बताने जा रहे हैं जिसने बहुत ही सीमित संसाधनों में नीट जैसी कठिन परीक्षा को उत्तीर्ण किया। आजमगढ़ जिले के अरौला विकासखंड अंतर्गत पकड़ी गांव निवासी मोतीचंद कनौजिया के पुत्र आदर्श कनौजिया नाम के इस बच्चे ने 2023 में 23 के नीट की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 72,325 तथा कैटेगरी रैंक 2,196 प्राप्त किया। दरअसल इस बच्चे के डॉक्टर बनने के पीछे 9वीं क्लास में घटित घटना है, जहाँ एक बच्चे की दादी की तबीयत अचानक खराब हुई और वे उसे आपात के डॉक्टर के यहाँ ले गए, परंतु 1 से 2 घंटे बीत जाने के बाद भी जब डॉक्टर उस वृद्ध महिला को देखने के लिए नहीं आए और उस महिला की तबीयत और बिगड़ गई और वहाँ से उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, तो इससे इस बच्चे के मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और उसने निश्चय किया कि मैं भविष्य में डॉक्टर ही बनूंगा और इस प्रकार की लापरवाही किसी और के साथ नहीं होने दूंगा, क्योंकि भगवान का दूसरा रूप कहे जाने वाले डॉक्टर यदि इस प्रकार की लापरवाही करने लगे तो फिर कोई मरीज किस आशा से डॉक्टर के पास जाएंगे। उसी दिन से नीट को अपना लक्ष्य बनाकर और मन में डॉक्टर बनने का सपना लेकर वह तैयारी में जुट गया। पिता को अपने बच्चे की मेहनत एवं लगन पर पूरा भरोसा था, परंतु आर्थिक रूप से कोई विशेष मजबूती ना होने के कारण कोटा जाने का प्रबंध करना पिता के लिए थोड़ा मुश्किल पड़ा, परंतु कच्चे मकान में रहना स्वीकार करते हुए भी उन्होंने बच्चे के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया, क्योंकि एक बच्चे की सफलता के पीछे पिता के साथ साथ सबसे बड़ा योगदान उसकी माँ का होता है और इसी भरोसे की बदौलत उन्होंने उसके कोटा जाने का प्रबंध किया। पिता का यह भरोसा और बच्चे की मेहनत रंग लाई और आज नतीजा सबके सामने है। बच्चे की सफलता पर बच्चे के माता पिता एवं समस्त परिवार सभी खुश हैं, परंतु उसमें सबसे बड़ी खुशी उस वृद्ध महिला आदर्श की दादी को है, जिनका पोते को डॉक्टर बनना देखने का सपना पूरा होने जा रहा है। आदर्श कनौजिया के नीट में सफल होने पर उनके चाचा गुलाबचंद कनौजिया एवं चाची शकुंतला कनौजिया ने ढेर सारी शुभकामनाएं दी। आइए सुनाते हैं कि आदर्श ने क्या कुछ कहा। मेरा नाम आदर्श कनौजिया है। मेरे नीट में जो है स्कोर 540 है और SC कैटेगरी रैंक 2,196 है और जो है ऑल इंडिया रैंक 72,325 है।
तो यहाँ तक आपने नीट में सफलता प्राप्त किया, तो ये प्रेरणा आपको कैसे हुई कि मुझे नीट ही मतलब तैयारी करनी है? ये प्रेरणा कहाँ से जागृत हुई आपके मन में? ये प्रेरणा जो है मतलब मैंने मतलब जो है 9th में पहले मेरा एडमिशन आजमगढ़ में हुआ था। फिर मैंने वहाँ पे 9th में 10th पास किया। फिर उसके बाद मैंने मतलब मेरी जो रुचि जो है बायो में थी ज़्यादा, तो मैंने बायो सब्जेक्ट चूज़ किया। फिर उसके बाद मैं मतलब देखा तो बायो के साथ साथ करियर ऑप्शंस कई थे। फिर लेकिन जो है हमने अपने अंदर वो जो है लाया, उसको और मतलब इम्पोर्टेंट किया। फिर एक सर थे हमारे जो है मतलब 9th में ही सर थे। फिर उसके बाद जब 11th हम सिवली कॉलेज में गए, वहाँ पे अब्दुल कलाम सर थे, तो वो बताएं कि जो है कि तुम इसके साथ साथ जो है नीट की तैयारी कर लेना 12th के बाद, तो तुम डॉक्टर बन सकते हो। तो वहाँ से मतलब ये चीज़ आई। और एक बात और भी थी, जो है दादी की तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो उससे और भी प्रेरणा मिलती गई कि मतलब जो है कि हमको जो है डॉक्टर बनना ही है, ताकि अपने परिवार हो या फिर पूरा समाज हो, सबकी सेवा हम कर सकें। और ये चीज़ थी जिससे हमको प्रेरणा मिली जो है कि हमको डॉक्टर बनना है। तो ग्रामीण क्षेत्र से आप हैं, यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के जो बच्चे हैं जो तैयारी नहीं कर पाते, यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उनके लिए हम ये कहना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो मतलब कोचिंग संस्थानों में एडमिशन नहीं ले पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो वो मेनली एनसीईआरटी की बुक जो है 11th 12th की पीसीबी की जो है एनसीईआरटी पढ़ें। मेनली जो है फिजिक्स में एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे तो भी चलता है, नोट्स वगैरह पढ़ लें। लेकिन जो है केमिस्ट्री और बायो में एनसीईआरटी पढ़ें। अगर सेल्फ मोटिवेटेड होकर डेली कम से कम आपको 5 से 6 घंटे स्टडी करनी है। अगर मान लीजिए कहीं कोचिंग कर रहे हैं, उसको छोड़ के आपको 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी करना है। डेली पढ़ाई करते रहिए और मतलब जो टेस्ट दीजिए, रेगुलर प्रैक्टिस कीजिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही अच्छा रहता है। मिशन शक्ति अभियान फेज 5 के अंतर्गत अनुराग आर्य पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में जनपद के समस्त थाना क्षेत्र अंतर्गत महिला बीट पुलिस अधिकारियों द्वारा गांव में भ्रमण कर प्राथमिकता के आधार पर महिला बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही महिला संबंधित समस्याओं के निस्तारण कराने के संबंध में ग्राम चौपाल का आयोजन किया जा रहा है। अब महिलाओं बालिकाओं को अपनी समस्या व शिकायत लेकर थाना पुलिस चौकी व अन्य पुलिस कार्यालय बार बार नहीं आना पड़ेगा, अपितु महिला बीट अधिकारी नियमित अंतराल पर ग्राम चौपाल के माध्यम से विभिन्न गाँव में उपस्थित होकर महिलाओं बालिकाओं को जागरूक करने के साथ ही उनसे संवाद कर उनकी शिकायतों का गुण दोष के आधार पर टैकल कराया जाएगा। योगवीर 6 दिवसीय योगासन प्रशिक्षण शिविर की सफल परिकल्पना आप सभी के निरंतर प्रयास से साकार हो पाया है। आप सभी के मार्गदर्शन से सहयोग से टॉप 10 योगवीर 2023 आजमगढ़ का सिलेक्शन हो पाया। संरक्षक कल्पना सिंह, प्रांत प्रभारी अरुण, संरक्षक जयप्रकाश, प्रेसिडेंट लोटू, अनंत कुमार, रश्मि, नुपुर, शरद, इंद्रजीत, ओंकार, मनमोहन, विनय, अविनाश, योग शिक्षक रजत, ऋतु, अर्चना, प्रिया, अमृता, अजीत, तरुण, सुजीत, तमाम लोग शामिल हैं। इसमें सभी लोगों ने धन्यवाद और शुभकामनाएं दी है। बुटनपुर तहसील क्षेत्र के देवरपुर के रंजीत सिंह गौशाला पर महाराणा प्रताप फौजी संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विजय प्रताप सिंह फौजी के नेतृत्व में फौजी एकता मंच का शुभारंभ किया गया। इसमें जिले के ही नहीं बल्कि प्रदेश के भारतीय सेना से रिटायर्ड फौजियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य है कि फौजी देश की सेवा करने के पश्चात रिटायर्ड हो जाता है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं होता है। इस कार्यक्रम के आयोजक ब्रिजेश पटेल का उद्देश्य है कि देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाला हमारे देश का फौजी जब सेवानिवृत्त होकर घर आता है तो वह समाज से कट जाता है। इस संगठन के माध्यम से देश व प्रदेश के सैनिकों को एक सम्मान मिलेगा और उनके क्षेत्र में संगठन के माध्यम से विकास किया जाएगा। क्षेत्र विकसित करने में हमारे सैनिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा, जिससे सामाजिक दायित्वों की पूर्ति हो सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रदेश अध्यक्ष फौजी विजय प्रताप सिंह ने कहा कि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम भूतपूर्व सैनिकों को एक मंच पर ला करके उनके खोए हुए सम्मान को वापस दिला सकें। मैं विजय प्रताप सिंह 17 साल 23 दिन फौज की नौकरी करके रिटायर हुआ हूँ। मैं राजपूताना राइफल्स रेजिमेंट में था। हमारा ट्रेनिंग सेंटर है दिल्ली। मैं अप्रैल 2022 में। जो आज की मीटिंग है, जो आज का उद्देश्य आपका क्या है, इसका क्या पर्पस है? हमारा उद्देश्य ये है, जैसे हम लोग कोई 30 साल कोई 35 साल सेना की नौकरी करके आते हैं, इसके बाद कोई उधर टेंट में ड्यूटी देके, कोई बर्फ़ में ड्यूटी देके आते हैं, तो उनको कोई नहीं क्षेत्र में पूछने वाला मिलता है। इसलिए हम सोचते हैं कि हमारे 10-20 भाई मिलकर उनका स्वागत समारोह किया जाए। और तो जनता कर ही रही सबका स्वागत समारोह, लेकिन उनको कौन पूछने वाला? जो अपने घर परिवार को छोड़ के बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं, 6-6 महीना में छुट्टी आते हैं, उनको कोई पूछने वाला है अगल बगल? इसलिए हमारी टीम तैयार की जा रही है। नंबर 1 पॉइंट, नंबर तो जैसे वो बॉर्डर पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनके घर पे कोई समस्या है, उसका समाधान किया जाएगा। जैसे हमारे आजमगढ़ में कैंटीन नहीं है, उसकी हमने बाबा जी से बात किया हूँ।
वो कंटीन की व्यवस्था हो गई। अब डीएम जगह नहीं दे रहे हैं, बस कंटीन आ गई आजमगढ़, लेकिन डीएम अभी जगह क्लियर नहीं कर रहे हैं कहाँ कंटीन रहेगी। यही सब, और मेडिकल की जो भी है, जैसे बॉर्डर पे जो है उनकी हम लोग बैक साइड से अपना व्यवस्था करना, प्लस हम चाह रहे हैं देश की रक्षा करके आएँ तो अपना प्रदेश में ये जनता की सेवा करें, क्योंकि फौजी लोग निस्वार्थ सेवा करते हैं। सेवा तो और लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई किसी लाभ के लिए, कोई अपने लाभ के लिए, कोई कैसे लाभ के लिए सेवा कर रहे हैं, लेकिन फौजी निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। हाँ, जैसे हम चाह रहे हैं कोई 30 साल 32 साल बाहर नौकरी, समाज से वो कट जाते हैं, तो जैसे हम 10-20 अपना जो है टीम में जोड़ेंगे, उनको समाज से मिलेंगे, डोर टू डोर जो फौजी कुछ शहीद भी हुए हैं उनके घर के पता लगाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। भारत माता की जय जय। मैं निर्भय सिंह, भारतीय सवर्ण सेना से, और समाज में जितने भी कार्य होते हैं हम लोग उसका जो है पूर्णता से, तन मन से, और जो भी आर्थिक रूप से हम लोगों से बन पड़ता है हम लोग पूरी तरीके से करते हैं। आज हम लोगों को इस क्षेत्र में एक कुशल नेतृत्व मिला है भाई विजय प्रताप सिंह के रूप में, जो देश की सेवा करके आए हैं, अब समाज की सेवा करना चाहते हैं। तो एक फौजी जब क्षेत्र में उतरता है तो वह बिना किसी भेदभाव, उसके मन में किसी के प्रति भी जो है भेदभाव नहीं रहता, ना किसी से कोई जात या ना किसी से कोई द्वेष रहता है। तो इसलिए यह जो है पूरे प्रदेश स्तर पर फौजियों का एक संगठन बनाने के लिए, जो कि कार्य कठिन है, लेकिन जो है इन्होंने जो है पूरी तन्मयता से इसको कुशलता से करने का जो 1 महीने से प्रयास कर रहे हैं। आज लगभग जो है इनके साथ जो है सैकड़ों फौजी जुड़ चुके हैं, और ज़िले स्तर पर जो फौजियों की कैंटीन की जो है समाज के लिए जो भी ज़रूरत है उसको यह लोग पूरा करने का प्रयास करेंगे, और यही सब है। सामाजिक संगठन से हम हैं, और विजय भैया का जो कि फौजी हैं, हम लोग जो है इनका जो है कि सम्मान किए हैं। सभी जो है फौजी भाई का सम्मान है, क्योंकि जो है कि 0 डिग्री सेल्सियस -18 डिग्री सेल्सियस पर भी रह कर के सरहद पे लोग डटे रहते हैं, ताकि हम लोग जो है कि 133 करोड़ जो देशवासी हैं अपने घरों में चैन की नींद सो सकें। और हम लोग अगर चैन की नींद लेते हैं तो जो है कि फौजी भाई लोगों का ही देन है। और इसीलिए हम कहते हैं कि जो भरा नहीं जो भावों से बहती, जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं, वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। जय हिंद जय भारत। और ये खबर थाना जैनपुर से है, जहां लड़के के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बता दें कि 8 मई की बात है, जहां वादी मुकदमा थाना जैनपुर आजमगढ़ के द्वारा लिखित प्रार्थना पत्र दिया गया कि विपक्षियों उमर पुत्र फिरोज, मोहम्मद पुत्र फिरोज, मुहसिबा पत्नी फिरोज, खुशनुमा पत्नी शाहआलम पुत्र वहीद, तंजीर पुत्र आलमगीर निवासी ग्राम अशरफपुर थाना जैनपुर जनपद आजमगढ़ द्वारा वादे की पुत्री को भगा ले जाना तथा गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हुए मारने के लिए दौड़ा लिए। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। स्टाइलिश और तकनीकी से लैस प्रोडक्ट्स लाने की अपनी बेहतरीन रणनीति के मुताबिक मोटरसाइकिल और स्कूटर बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हीरो मोटोकॉर्प ने आज पैशन प्लस को नए अवतार में लॉन्च किया। ग्राहकों की लगातार बदल रही प्राथमिकताओं को अपनाते हुए पैशन प्लस स्टाइल, कंफर्ट और सुविधा का एक आदर्श संयोजन है, जो इसे रोजाना की यात्रा के लिए एक आदर्श विकल्प बनाता है। प्रतिष्ठित ब्रांड पैशन की मजबूती विरासत पर बनाई गई नई मोटरसाइकिल को बिल्कुल नई डिजाइन में लॉन्च किया गया है। साथ ही राइडर्स के लिए इसकी उपयोगिता और आराम के पहलू को बेहतर बनाया गया है। नया पैशन प्लस देश भर में हीरो मोटोकॉर्प की डीलरशिप पर 76,241 रुपये एक्स शोरूम उत्तर प्रदेश की आकर्षक कीमत पर उपलब्ध है। आजमगढ़ शहर में स्थित डीलरशिप ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर में दिनांक 20/6/2023 को पैशन प्लस को लॉन्च किया गया। इस लॉन्च के मुख्य अतिथि अखिलेश पांडे, चौकी इंचार्ज पहाड़पुर, ने लॉन्च कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर ईस्टर्न डिस्ट्रीब्यूटर के मालिक खालिद नज़ीर, मैनेजर रहमतुल्लाह खान और अन्य स्टाफ मौजूद रहे। जी, लॉन्चिंग तो है हमारे यहाँ बाइक की। सबसे पहले मैं आपको अपना परिचय दे दूँ। मेरा नाम रहमतुल्लाह खान है और मैं यहाँ DSM के पद पर कार्यरत हूँ और बहुत दिनों से यहाँ लगे हम लोग शोरूम के साथ में। तो बताना चाहते हैं, वैसे तो हमारे यहाँ बहुत सी बाइक्स चलती रहती हैं। हीरो मोटोकॉर्प रोज़ नई नई बाइक्स के यहाँ मार्केट में ला रही हैं और कॉम्पिटिशन के लिए और मुश्किल बनाती जा रही है मोटोकॉर्प्स। अभी जो बाइक हमारे यहाँ लॉन्चिंग हुई है बाइक की, वो है पैशन प्लस। पैशन प्लस तो एक बहुत पुराना मॉडल था हमारे यहाँ, पहले से बहुत ही समझ लीजिए कि कामयाब मॉडल था हमारे यहाँ।
तो जब BS6 आया उसके बाद से दोबारा पैशन प्लस की हम लोगों ने पैशन प्लस ही है और ये नए अवतार में फिर से आ गई है। वो ये अब जो है और बेहतर होकर गाड़ी आ गई। इसमें BS6 इंजन लग गया इसमें गाड़ी में और स्टैंड कट ऑफ स्विच हो गया। फीचर्स बहुत सारे भरे हैं गाड़ी के अंदर। गाड़ी इस मार्केट में दोबारा धूम मचाने वाली है। गाड़ी बहुत अच्छी है। अब ये गाड़ी हमारे हिसाब से जो होंडा ने उतारा, होंडा शाइन 100C निकाला हुआ है, उसके टक्कर में बहुत अच्छी गाड़ी बनाए हैं और हमें उम्मीद है ये मार्केट में ये गाड़ी दोबारा से धूम मचाएगी। नमस्ते सर, मैं हीरो, नमस्कार सभी को। मैं बताना चाहूँगा कि ये पैशन प्लस न्यू सेंसेशनल बाइक जो हीरो ने लॉन्च किया है, न्यू पैशन प्लस 100cc में, जिसमें आपको डिजिटल एनालॉग मीटर विद i3s मोबाइल बिल्ड इंटीग्रेटेड मोबाइल चार्जिंग पॉइंट के साथ एक कंफर्ट गाड़ी जो है आपको 100cc में जो है कंफर्ट गाड़ी मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया भरोसेमंद गाड़ी है। एक बार पैशन आ भी चुकी है मार्केट में और फिर से धूम मचाने के लिए फिर पैशन प्लस फिर से आई है सर। और आने वाले दिनों में पैशन का बहुत अच्छा क्रेज़ है। इसमें आपको स्टैंड कटऑफ मिल जाएगा कि जो आपको दुर्घटना से बचाने में बहुत कारगर वो टेक्नोलॉजी साबित हो रही है। और साथ में i3s है जिसको कहते हैं आइडियल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम। साथ में एनालॉग मीटर है, आपको मोबाइल चार्जिंग पॉइंट है, 110 mm का आपको रियल ब्रेक मिल जाएगा, जिससे आपके ब्रेकिंग सिस्टम बहुत एडवांस हो जाएगा सर। साथ में कंफर्ट सीट आपको दी गई है। एक न्यू अंदाज में पैशन प्लस लॉन्च किया गया है FI टेक्नोलॉजी के साथ। FI होने से इसका माइलेज और पिकअप दोनों जो है गाड़ी का बढ़ा हुआ है, जिससे एक अच्छा रिजल्ट आ रहा है मार्केट में। झांसी से खबर है, जहां SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जनपद इकाई झांसी ने उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित पदोन्नति प्रक्रिया में अनुसूचित जात जनजात का प्रतिनिधित्व पूरा न किए जाने, बैकलॉग का डाटा जारी किए जाने, पूरे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जात जनजात के कर्मचारियों शिक्षकों के हो रहे जातीय उत्पीड़न को रोकने तथा पुरानी पेंशन को बहाल करने आदि मुद्दों पर एक ज्ञापन जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को दिया गया। ज्ञापन का नेतृत्व करते हुए प्रदेश अध्यक्ष दिनेश विद्रोही ने कहा कि अनुसूचित जात जनजात के शिक्षकों का उत्पीड़न पूरे प्रदेश में चरम पर है तथा कुछ दूषित एवं जातिवादी मानसिकता से ग्रसित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा अपने जनपदों में पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ संगठनों के पक्ष में तथा संविधान प्रदत्त नियमानुसार रजिस्टर्ड संगठनों के विरुद्ध में गलत एवं असंवैधानिक आदेश निकाले गए हैं, जिससे इनकी जातिवादी मानसिकता दिखाई देती है। ऐसे जिला विशिष्ट अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। माननीय प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार को SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश की जिला यूनिट झांसी के सम्मानीय साथियों ने श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है, जिसमें मुख्य मांगे हैं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के अधीन विद्यालयों में सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय व तथा सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों का पहले जातिवार डाटा संपूर्ण प्रदेश के जनपदों में प्रकाशित किया जाएगा। सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुसूचित जाति जनजाति का संवैधानिक प्रतिनिधित्व पहले पूर्ण किया जाए। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालयों तथा सहायक अध्यापक व प्रधानाध्यापक के जूनियर बेसिक शिक्षकों की चल रही प्रोन्नति प्रक्रिया में पहले उक्त पदों के डाटा जारी कर अनुसूचित जाति के 21% प्रतिनिधित्व एवं अनुसूचित जनजाति के 2% संवैधानिक प्रतिनिधित्व को पहले पूर्ण किया जाए। इसके बाद सामान्य पदोन्नति की प्रक्रिया जारी रखी जाए। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कन्नौज, बरेली, ललितपुर, बलिया, हाथरस, अमेठी, गोंडा, प्रयागराज, बहराइच, कौशाम्बी, बाराबंकी आदि द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए कुछ संगठनों के पक्ष में और संविधान प्रदत्त नियमानुसार रजिस्टर्ड संगठनों के विरोध में निकाले गए गलत व असंवैधानिक आदेशों को तत्काल निरस्त करते हुए ऐसे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों पर कठोर कार्रवाई की जाए। साथ ही SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन को उत्तर प्रदेश सरकार से एवं बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश से विभागीय मान्यता प्रदान की जाए। विभागीय उच्च पदाधिकारियों द्वारा डायरेक्टर साहब, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद, महानिदेशक महोदय द्वारा अन्य शिक्षक संघों को जिस प्रकार से मीटिंग के लिए बुलाया जाता है, ठीक SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन को इसी प्रकार से बुलाया जाए। अनुसूचित जाति व जनजाति को पदोन्नति में आरक्षण का शासनादेश तत्काल निर्गत करते हुए पदोन्नतियां की जाएं।
उत्तर प्रदेश में विभिन्न स्तरों पर चयन वेतनमान का मामला अभी रुका पड़ा हुआ है। वहाँ सामान्य अध्यापकों का चयन वेतनमान दे दिया गया है, लगा दिया गया है, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों का भेदभाव तरीके से चयन वेतनमान नहीं लगाया गया है। जनपदीय स्थानांतरण में SC/ST बेसिक टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन मांग करता है कि इसमें जातिवार जिनको जितना अधिकार है उनको उतना प्राप्त हो। OBC को 27% फायदा मिले, EWS को 10%, SC को 21%, ST वर्गों को 10%, 2% आरक्षण का जो संवैधानिक आरक्षण है उसको दिया जाए। संपूर्ण उत्तर प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति वर्गों के बेसिक शिक्षा परिषद में नियुक्त लिपिक पदों का प्रतिनिधित्व जब तक पूरा ना हो जाए तब तक सामान्य वर्ग के लिपिक के पदों पर नियुक्तियों पर पूर्णतः रोक लगाई जाए, क्योंकि मृतक आश्रित पदों पर यह समस्या लगातार विकराल होती चली जा रही है। संपूर्ण प्रदेश में जनपदवार आंकड़े जारी किए जाए। पुरानी पेंशन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब आदि प्रदेशों में बहाल करने की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। कार्मिकों के लिए वृद्धावस्था का सहारा पुरानी पेंशन है। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी पेंशन बहाल की जाए और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़ी संख्या में बैकडोर के माध्यम से जो निजीकरण होगा जा रहा है बेसिक शिक्षा में, इसको तत्काल रोका जाए और DBT में अभिभावकों के खाते में जो धनराशि विभाग दे रहा है उसमें पूर्णतः प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को मुक्त कर दिया जाए। और इसी प्रकार से अनुसूचित जाति जनजाति के जो शिक्षकों की जो उत्तर प्रदेश में जो समस्याएं हैं, जानबूझ करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अनुसूचित जाति जनजाति के शिक्षकों की समस्याएं बनाए हुए हैं और SC/ST के अध्यापकों पर जातिगत तरीके से भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर इस वर्ग के लोगों के उत्पीड़न किया जा रहा है। उस पर भी हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया है कि उसको तत्काल तरीके से रोक लगाई जाए। और हम यहाँ उपस्थित जिले के पदाधिकारियों ने, मंडल के पदाधिकारियों ने, ब्लॉक के पदाधिकारियों ने और प्रदेश के हमारे कुछ पदाधिकारियों ने मिलकर के आज झांसी जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से आज ज्ञापन देने का काम किया है। तो हमारी उम्मीद है कि हमारे इस ज्ञापन के माध्यम से जो हमारी जो मांगें हैं वो प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार हमारी मांगों को मानेगी और शीघ्र ही समस्या का अगर समाधान नहीं किया गया, हमारी मांगें नहीं की गई, हम शीघ्र ही कुछ दिन बाद दोबारा दूसरी डेट देने के लिए बात करेंगे। थैंक यू। रामपुर से खबर है, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अंतर्गत किसान यूनियन के पदाधिकारी व कार्यकर्ता मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर एकत्रित हुए और स्वास्थ्य विभाग हाय पत्रकारों पर दर्ज किए मुकदमे वापस लो, डॉक्टरों की मनमानी बंद करो आज नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन करने के बाद ACMO डॉक्टर वर्मा को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इससे पूर्व किसानों को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय महासचिव उस्मान अली पाशा ने कहा, रामपुर अस्पताल स्टाफ पूरी तरह मनमानी पर उतारू है। शाम के समय जितने भी मरीज इमरजेंसी में आते हैं उन सभी को बाहर की महंगी दवाइयां और इंजेक्शन लिखकर मरीजों को दिए जाते हैं, जबकि उनकी कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि आपात स्थिति में इस्तेमाल होने वाली सारी दवाइयां अस्पताल में मौजूद है, लेकिन कमीशन के चक्कर में बाहरी दवाइयां लिखी जाती है। इस तमाम आरोप लगाएं। जी, मेरा नाम उस्मान अली पाशा है, मैं राष्ट्रीय महासचिव हूँ किसान यूनियन का। आज हमारा प्रस्तावित कार्यक्रम था जिसमें हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी रामपुर को 4 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा है, जिसमें अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब आदि बंद कराने, अस्पताल के स्टाफ का रवैया सुधारने, जिला अस्पताल में डॉक्टरों के पास अवैध रूप से रह रहे लड़कों को हटाने, जिला अस्पताल के स्टाफ द्वारा पत्रकारों पर दर्ज कराए गए मुकदमे को वापस कराने के संबंध में। तो सबसे पहले जो हमारे पत्रकार है, जो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उसके खिलाफ जिला अस्पताल का स्टाफ मुकदमे दर्ज करा रहा है। अभी हाल फिलहाल 2 पत्रकारों के खिलाफ, क्योंकि वो जो थे कवरेज करने के लिए गए थे, क्योंकि जिला अस्पताल में खेल खेला जाता है शाम को कि जैसे ही कोई मरीज आता है तो उसको बाहर की महंगे इंजेक्शन लिखे जाते हैं, जबकि अस्पताल में हर तरह के इंजेक्शन वगैरह उपलब्ध हैं। लेकिन जिला अस्पताल में जो डॉक्टर हैं, जो इमरजेंसी में बैठे होते हैं, चाहे वो कोई भी डॉक्टर हो, तो शाम को वो महंगे इंजेक्शन लिखते हैं और वो उसको मरीज़ को लगाए जाते हैं, चाहे उनकी ज़रूरत हो कि नहीं हो। तो ऐसे ही एक मरीज़ को इंजेक्शन लगाया गया जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई। तो पत्रकारों को सूचना मिली, पत्रकार जो थे उसकी कवरेज करने के लिए वहाँ पर पहुँचे। तो वहाँ का जो स्टाफ था
उन्होंने मतलब कहते हैं स्टाफ ने महिला स्टाफ को आगे करके और उन पत्रकारों के खिलाफ छेड़छाड़ का और सरकारी कार्य में बाधा डालने का कई तरह के मुकदमे दर्ज करा दिए, जो कि लोकतंत्र के खिलाफ है पूरी तरह से। क्योंकि पत्रकार जो है हमारा आधी रात में 24 घंटे मतलब हमें सेवा देता है और हमें जो जहाँ पर भी जो गलत होता है उसको मतलब कहते हैं पत्रकार का ही एक डर रह गया, बाकी तो इस सरकार में किसी का डर नहीं है बिल्कुल भी। तो पत्रकारों के खिलाफ जो मुकदमे दर्ज कराए गए हैं वो वापस होना चाहिए। हमने ACMO वर्मा जी को ज्ञापन दिया, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि इसकी जांच कराकर जो पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज हुए हैं वो वापस कराए जाएंगे। और पूरे ज़िले में इस कार्यालय की मदद से अवैध नर्सिंग होम, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब और ख़ासकर सेंगनी नारकार का इलाका, वहाँ पर तो मतलब कहते हैं पूरी तरह से धड़ल्ले से फर्जी अस्पताल चल रहे हैं। कोई डॉक्टर वहाँ पर नहीं बैठता, बड़े बड़े डॉक्टरों के नाम लिखे होंगे, MBBS, MD, MS, गाइनो, इस तरह के नाम लिखे होंगे, लेकिन उसमें जो वहाँ पर ऑपरेशन करता है वो अनट्रेंड स्टाफ पूरी तरह से वो करता है। उसको नहीं पता कि कोई मरेगा या बचेगा। और होता क्या है कि अगर कोई किसी अस्पताल में कोई मरीज की मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ ये स्वास्थ्य विभाग जाके फिर जागरूक होता है और जागरूक होने के बाद में उस अस्पताल। अतरौलिया बाजार के मुसाफिर चौक पर आजमगढ़ के कपड़ा व्यापारी की मोटरसाइकिल की डिग्गी से 1,32,000 संदिग्ध परिस्थितियों में चोरी हो गए। घटना के समय व्यापारी मोटरसाइकिल खड़ी करके एक दुकान से तगादा करने के लिए गया हुआ था। पीड़ित द्वारा अतरौलिया थाने में लिखित तहरीर देकर मामले से अवगत कराया गया। घटनाक्रम के अनुसार आजमगढ़ के कपड़ा व्यापारी गर्ग होसरी के यहाँ कार्यरत रमेश उपाध्याय सोमवार की शाम लगभग 7 बजे अतरौलिया बाजार में तगादा के लिए आया हुआ था। रमेश के अनुसार तगादे के 1,32,000 रुपये बाइक की डिग्गी में रखकर मोटरसाइकिल को विपरीत दिशा में खड़ी कर अतरौलिया बाजार के मुसाफिर चौक स्थित एक कटरे में चला गया। उसके साथ आया हुआ एक व्यक्ति भी उसके साथ ही था। इस दौरान किसी व्यक्ति द्वारा उसकी बाइक में रखे हुए 1,32,000 संदिग्ध परिस्थितियों में गायब कर दिए गए। पीड़ित ने इस बाबत अतरौलिया थाने में तहरीर दी। तहरीर मिलने के बाद पुलिस छानबीन में जुट गई है। पुलिस प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार एक व्यक्ति हेलमेट लगाए हुए पैदल चलते हुए आया और डिग्गी से पैसा निकालकर बाजार की तरफ चला गया। आइए सुनाते हैं कि पीड़ित रमेश उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। क्या नाम है भैया? रमेश चंद्र उपाध्याय। आज अतरौलिया थाने पे आए, तहरीर दे रहे हैं, क्या समस्या है आपकी? सर हम तगादे पर आए थे आजमगढ़ से, गरघोली से, तो राकेश भैया के यहाँ तगादा लिए हैं और वकील अहमद के यहाँ गए हैं। जैसे हम जाकर उनके यहाँ पैसा लेके आ रहे हैं, हमारी मोटरसाइकिल से जो है बैग गायब हो गए। बैग में कितना पैसा था? 1,32,500। अंबेडकर नगर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 12 अरब की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया और कई योजनाओं के लाभार्थियों को अधिकार पत्र सौंपे और विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अयोध्या का विकास होगा तो सबसे ज्यादा लाभान्वित जनपद अंबेडकर नगर होगा। विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि पीएम मोदी नववर्ष यशस्वी नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वैश्विक मंच पर भारत का गौरव बढ़ा है। जनपद अंबेडकर नगर में वासियों को 1,212 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात मिल रहा है। आज भारत बदल चुका है, दुनिया सम्मान की निगाह से देखती है। किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की तरफ आंख उठाकर देख ले। नक्सलवाद और माओवाद को सीमित कर दिया गया है, शीघ्र ही समाप्त कर दिया जाएगा। पूरी दुनिया में कहीं संकट आता है तो पूरी दुनिया आशा भरी निगाह से भारत की तरफ देखता है। जिसने भारत पर 200 वर्षों तक शासन किया, उस ब्रिटेन को पछाड़कर भारत दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन रही है। धारा 370 को कूड़े के ढेर में फेंक दिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर भारत में शामिल होना चाहता है। दरिद्र पाकिस्तान के साथ कोई नहीं जाना चाहता है। 1947 में भारत से अलग होने वाला पाकिस्तान भूखा नंगा हो चुका है। कोरोना काल से फ्री राशन की व्यवस्था 3 वर्षों से केवल भारत दे रहा है। टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अयोध्या का विकास होगा तो सबसे ज़्यादा लाभान्वित जनपद अंबेडकर नगर होगा। अयोध्या के साथ साथ मिर्जापुर का भी विकास हो रहा है। सभी धामों का विकास हो रहा है। अंबेडकर नगर में उद्योग लग रहे हैं। 6 वर्ष पहले यह संभव नहीं था। किसी की हिम्मत नहीं कि व्यापारी को धमका दे। सबकी सुरक्षा की गारंटी मिलेगी। जनवरी 2024 में प्रभु श्री राम अपनी मंदिर में स्थापित हो जाएंगे। एक तरफ कांग्रेस लाचारी दिखाती थी कि 15 पैसा ही जनता तक पहुंचता है, बाकी दलाल खा जाते थे। मोदी सरकार में 100% जनता तक पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री का 9 साल बेमिसाल है। बीजेपी बिना किसी भेदभाव के कार्य करती है। जो परिवारवाद और तुष्टीकरण जातिवाद की राजनीति करते हैं वह देश का विकास नहीं कर सकते। संबोधन के दौरान सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा है, सुनिए।
अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण की तैयारियां की है। याद रखना, अयोध्या का विकास होगा तो अम्बेडकर नगर सर्वाधिक लाभान्वित होने वाला है। सबसे ज्यादा लाभ तो अम्बेडकर नगर को होने वाली है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया यहां तक जुड़ने वाली है। उस कॉरिडोर का हिस्सा अम्बेडकर नगर जनपद भी होने जा रहा है। राम जन्मभूमि भगवान राम का भव्य मंदिर बनेगा तो उसके साथ ही मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी का धाम भी बनकर के तैयार हो जाएगा। कितने लोगों ने विंध्यवासिनी धाम में जब दर्शन किए हैं? कितने लोग आए वहां? कार्य अच्छा हो रहा है ना? पसंद आया? पहले देखो कितनी संकरी गलियां होती थी, 5 फुट की गली भी नहीं होती थी। अगर 2 लोग एक साथ चले जाएं तो चोट लग सकती थी, लेकिन अब 50 फुट का गलियारा दिया जा रहा है, भव्य गलियारा दिया जा रहा है। जन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। धामों का विकास कैसे होना चाहिए, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने दृष्टि भारत को दी है। एक तरफ काशी विश्वनाथ धाम, दूसरा उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, मध्य प्रदेश में महाकाल का महालोक और अयोध्या में प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है। जनवरी 2024 में प्रभु राम अपने मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। आजमगढ़ के हुसैनाबाद पोस्ट परगना तहसील थाना निजामाबाद से खबर है, जहां कहा गया है कि एक अपराधी जो महेंद्र कुमार है, जिसका एक खेत निजामाबाद का भूमिधर मालिक काबिज है, और हाजी पर हरिहर सोनकर पुत्र स्वर्गीय अवधू सोनकर जो थाने का चौकीदार भी है, द्वारा अवैध ढंग से निर्माण किया गया है। इसके पूर्व में भी हरिहर द्वारा निर्माण का प्रयास किया जा रहा था, लेकिन उप जिलाधिकारी निजामाबाद के आदेश के बाद लेखपाल स्थानीय द्वारा रिपोर्ट भी लगाया गया है कि हरिहर द्वारा अवैध ढंग से निर्माण किया जा रहा है। लेखपाल रिपोर्ट के आधार पर उक्त हरिहर को प्राप्ति की भूमि पर अनाधिकार निर्माण को तत्काल प्रभाव से रोकने हेतु सचिव निजामाबाद को निर्देशित किया गया। प्रार्थी ने कई बार संबंधित अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन अवैध ढंग से निर्माण कार्य को रोक दिया जाता है, फिर विपक्षीगण द्वारा अवैध निर्माण कार्य को चालू कर देता है। पर यह भी कहा गया है कि प्रार्थी को जान से मारने की धमकी भी दे रहा है, और प्रार्थी ने ये भी निवेदन किया है कि मेरी जान माल की सुरक्षा किया जाए, और ये भी कहा गया है कि प्रार्थी की भूमि पर जो अवैध ढंग से निर्माण कार्य कर रहे विपक्षी को तत्काल प्रभाव से मना किया जाए। क्या नाम है? हमारा उषा रानी। कहाँ के रहने वाले? निजामाबाद का। क्या मामला है आप लोग यहाँ? है ज़मीनी मैटर है। हमारी भूइदरी पे कब्जा किया जा रहा है अवैध। कौन कब्जा कर रहा है? हरिहर सोनकर। उसकी शिकायत अब थाने पे दी थी? जी सर। क्या हुआ? वहाँ थाने पे कोई सुनवाई नहीं हुई, कोई सुनवाई नहीं, और नहीं तो मारने के लिए धमकी देने लगे। थाने पे भी गए, वहाँ भी मारपीट कर लिए, कह रहे हम मर्डर कर देंगे, अब तक तो हम तुमको कुछ नहीं कहे, अब कहीं से न कहीं तुमको ख़त्म कर देंगे। क्या वो दबंग है क्या वो लोग? हाँ, वो बहुत दबंग है, दबंगई से वो काम कर रहे हैं। और थाने के चौकीदार भी है। सर कल 112 नंबर गई, उनको भी पता नहीं क्या किया, वो भी कुछ नहीं कर पाई, उनको उधर भेज कर फिर काम करने लग गए। आज हम लोग इधर आजमगढ़ आए हैं, एसपी के हैं, डीएसपी के हैं, तब तक फिर जो है ये लोग काम कर रहे हैं उधर। क्या चाहते हैं आप? हम न्याय चाहते हैं सर। हम क्या हुआ? थाने पे बोले हैं कि हमसे नहीं कोई मतलब है, आप आगे जाइए, या तो राजस्व विभाग का है ये काम है, आप जाइए, या कोर्ट का फैसला। एसपी बोले कि आप जाइए, जो है कोर्ट से कानूनी कार्रवाई करिए, ये हमारा मैटर नहीं है। जमीन है किसका? वो हमारी है, हमारी भूइदरी है सर। जबरदस्ती कब्जा जी।